कहानी की शुरुआत कलयुग के उस बुरे समय से होती है जहां एक खतरनाक महामारी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसान मारे जाने लगे थे। इंसानों की डेड बॉडीज का तो ढेर बन गया था। अब उन्हीं में से कुछ लोगों को होश तो आ जाता है, लेकिन सबसे डरावनी चीजें उनके साथ ही होने वाली हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट में मौजूद काफी बड़े गड्ढे को दिखाते हुए। पता चला कि उस गड्ढे के अंदर कई सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। इतना डरावना नजारा अगर कोई देख लेता तो वह जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा लग रहा था कि हर एक लोगों को चुन चुन कर मारकर यहाँ फेंक दिया गया है। अब उन्हीं सारे डेड बॉडीज के ढेर में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे कि होश आ गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वह अपने आप को इस जगह पर पाता है। ताज्जुब की बात यह थी कि उस आदमी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और इस खतरनाक वाली जगह पर वह पहुंचा कैसे। यानी उसकी याददाश्त पूरी तरीके से चली गई है। अब बेचारा वो आदमी जो गड्ढे में फंसा हुआ था वो बाहर निकलने का ट्राई तो करता है, लेकिन वो गड्ढा काफी गहरा होता है और उस जगह से कोई रास्ता भी नहीं था। अपने चारों तरफ हर एक लोगों को मरा पड़ा हुआ देखकर वह और भी ज्यादा डरने लगा। पर तभी अचानक उसे गड्ढे के ऊपर से कोई तो दिखाई देता है जो लगातार उस आदमी के ऊपर नजर रख रहा था। वह आदमी मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन जो ऊपर की तरफ था वह पीछे हट गया। अब तो उस अनजान आदमी को लगने लगा कि वह कोई शिकारी है जो सभी लोगों को यहाँ लाकर मार देता है। उसकी भी हालत अब बाकियों जैसी होने वाली है। अब अचानक उस आदमी को नीचे पड़ी हुई एक गन दिखाई देती है जिसे कि वह उठा लेता है। उसने गन को अपने पास रख लिया ताकि मुसीबत में यह काम आ जाए। अब थोड़ी ही देर में पता चला कि ऊपर की तरफ से एक रस्सी नीचे आई है। यानी जो भी गड्ढे के दूसरी तरफ था वह मदद करना चाहता है उस आदमी की, ताकि वह उस जगह से सही सलामत बाहर निकल जाए। वो अनजान आदमी अब रस्सी को पकड़ता है और धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, लेकिन उसने देखा कि जिस इंसान ने उसकी मदद की थी और रस्सी फेंकी थी वह वहां से गायब हो चुका है। उस जगह पर फॉरेस्ट के सन्नाटे के अलावा कोई भी नहीं था। आदमी अपने हाथ में बंदूक लिए रहता है और चारों तरफ छानबीन करते हुए आगे बढ़ता है। इस समय भी उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या है और आखिर वो इस डरावने फॉरेस्ट में आया क्यों था। ट्रैवल करते हुए वह थोड़ा दूरी पर पहुंचा और उसे सामने की तरफ एक घर दिखाई देता है। एकदम बारीकी से हाथ में गन लेते हुए वह जैसे ही एंटर करता है तो घर के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद थे जो डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब उस आदमी ने तो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट करके पूछा कि तुम लोग कौन हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने उसे कैद किया है और गड्ढे के अंदर फेंक दिया था। अब बाकी लोग भी उस आदमी को देखकर एकदम चौंक गए और दूसरे ग्रुप का एक और मेंबर भी अपनी शॉटगन उसके ऊपर पॉइंट कर देता है, क्योंकि वह ग्रुप वाले भी कुछ नहीं जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ। उन्हें लग रहा था कि इस अनजान आदमी ने ही यह सारे कत्ल किए हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि गड्ढे से निकला हुआ ये आदमी और घर के अंदर जितने भी सारे लोग मौजूद थे उनकी कंडीशन सेम होती है। ना ही उन्हें अपना नाम याद होता है और ना ही यह पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचे। जब यह बात उस अनजान आदमी को समझाई गई तो दोनों ने अपने गन नीचे कर लिए। सभी लोग एकदम कंफ्यूज थे कि आखिर क्या हो रहा है। उस गड्ढे में मौजूद इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, यह सब उन लोगों को भली भांति पता था। यानी कुछ तो गड़बड़ है इस फॉरेस्ट में और आखिरकार उनकी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही। उस दूसरे ग्रुप वालों में से हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसके शॉर्ट हेयर थे। अब वो लड़की उन सभी को पेपर पे चाइनीज में कुछ लिख कर दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि उन सारे लोगों को उसकी लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आती और वह उसे एंटरटेन नहीं करते। ऐसा लग रहा था कि उस लेडी को कुछ इंपॉर्टेंट पता है जो वह उन सभी को बताना चाहती है। जल्द से जल्द अब सभी लोगों ने अपनी जेब चेक की और सारी चीजें अच्छे से डिटेलिंग की कि आखिर उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। पता चला कि उन लोगों के पॉकेट में उनकी आइडेंटिटी कार्ड है जिससे उन्हें अपने नामों के बारे में आइडिया लग जाता है। केवल वो अनजान आदमी जो अभी अभी गड्ढे से बाहर निकला था उसकी कोई आइडेंटिटी पता नहीं चलती। अब जब वह सारे लोग घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो उन्हें एक ऐसा चैम्बर मिला जहाँ पर कई दिनों तक खाने पीने की सप्लाई और खाने पीने की चीजें रखी गई हैं। यानी हो सकता है कि कोई पर्पसफुली यहाँ पर रख कर गया हो और उन्हें इसी घर के अंदर कैद करके रखना चाहता है। जब वो एक कैलेंडर पर देखते हैं तो कई सारी डेट्स पर उसे क्रॉस दिखाई दे रहा था और मंथ के 18 डेट पर सर्कल किया था जो ऑब्वियसली कुछ ही दिनों बाद आने वाला होता है। अब वो सारे अनजान लोग यह भी सोचने लगे कि शायद 18 तारीख को कुछ होने वाला है। उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए सतर्क रहना होगा और जितने भी इक्विपमेंट्स उनके पास हैं उनका प्रॉपर यूज करें। हमें तो उस जगह पर माइक नाम का भी एक आदमी दिखाया गया जिसे गन चलाना बहुत अच्छे से आ रहा था। वो शायद अंदाजा लगाता है कि यहाँ आने से पहले जरूर वो कोई मिलिट्री या फिर सोल्जर का काम करता था। यानी उन लोगों को फिलहाल अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन उन लोगों के जो इंडिविजुअल स्किल्स होते हैं वह अभी भी उनके पास ही हैं। उन्हें सिर्फ अपनी स्किल्स को पहचानने की देरी है। उन सभी को तो घर के अंदर एक ऐसी जगह भी मिल गई जहाँ कई सारे वेपन्स रखे गए थे। ये वेपन्स उनके काम आ सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्होंने एक एक वेपन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें।
रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन सभी के मन में होता है कि वो अपने सवालों का जवाब पता करें। इसीलिए वह अनजान आदमी उस दूसरे ग्रुप के एक लीडर जिसका नाम ल्यूकस होता है और उनके ही एक फीमेल साथी के साथ बाहर की तरफ चला गया था ताकि कुछ पता चल सके। उनके पास गन होती है, इसीलिए वह ज्यादा डर नहीं रहे थे। चारों तरफ अंधकार छाया था और जंगली जानवर जैसे कि उन्हें देख रहे हों। थोड़ी दूर तक ट्रैवल करते हुए अचानक वो एकदम चौंक गए, क्योंकि उस लंबे से पेड़ के निचले हिस्से पर किसी को मारकर बांधा गया था। उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही कई लोगों को वहाँ पर मारकर बांध दिया गया था। आखिर यह कौन कर रहा है? अभी तक इसका कोई क्लू नहीं। ल्यूकस और उसके सभी साथी थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन्होंने जब आसमान की तरफ देखा तो कई सारे चमचमा रहे होते हैं, लेकिन इतना साफ आसमान तो शहर से देखना एकदम नामुमकिन होता है। यानी इससे उन्हें अंदाजा तो लग गया कि वो शहर से बहुत ज्यादा दूरी पर है। तभी अचानक उन्हें एक छोटे से घर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तीनों वहाँ पर अपने हथियारों के साथ देखने चले गए कि आखिर वहाँ पर कौन है। अंदर जाने के बाद पता चला कि उस जगह पर तो उनकी ही टीम की वो शॉर्ट हेयर वाली लेडी थी जो किसी दूसरी पागल औरत को खाना खिला रही होती है। वह दूसरी पागल औरत के पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, जैसे कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अब उस पागल औरत ने जैसे ही थोड़ी देर में उस अनजान आदमी और ल्यूकस की टीम को देखा तो वह काफी गुस्सा होने लगी। वो तो खाना फेंक कर उनके ऊपर अटैक करने भी जाती है, लेकिन उस अनजान आदमी ने जल्द से जल्द समय रहते उसके सर पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। आखिर यह कौन है और उनके ऊपर अटैक करने क्यों आए ये नहीं समझता। फिलहाल वह सभी इतना नोटिस कर चुके थे कि उस घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, यानी कोई ना कोई तो है जो उनके ऊपर नजर रख रहा है। ल्यूकस, वो अनजान आदमी और उसकी बची हुई टीम ये डिस्कशन करने लग जाती है कि अगर हमें कुछ पता करना है तो इस सीसीटीवी कैमरे का सोर्स पता करना होगा जहां से इन सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर वह जगह हम पता लगा लेंगे तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। उन लोगों ने यह भी डिसाइड किया कि रात के समय आगे बढ़ना मुश्किल है, इसीलिए वह सुबह के टाइम बाहर जाएंगे और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। सभी को भूख भी लगी थी और वह टायर्ड भी हो चुके थे पूरे दिन की मेहनत के बाद, इसीलिए अब वह एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं। हमें तो अब उस अनजान आदमी को दिखाया गया जिससे कि कुछ विजन आ रहे थे। चौंकाने वाली बात होती है कि यह विजन उसी फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। वो अनजान आदमी अपने इमेजिनेशंस में यह देख पा रहा था कि वह किसी को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। वो एक लेडी है जो अभी भी मरी नहीं थी, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुद उस लेडी को मारना चाहता है। उस लेडी के बॉडी पर एक जानवर का टैटू बना हुआ था। अब ये कौन थी और अनजान आदमी उसे कैसे जानता है ये तो उसे भी नहीं समझ रहा था। एक मोमेंट पर तो वह अनजान आदमी खुद पर भी शक करने लगा कि कहीं वो इन सारी चीजों का कारण तो नहीं, पर चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती वो कुछ रिवील नहीं करने वाला था। सुबह होने पर ल्यूकस उस अनजान आदमी और अपने 2 मेंबर्स के साथ फॉरेस्ट में निकलता है ताकि वह थोड़ा एक्सप्लोर करें और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता कर पाए। निकलने से पहले प्लान ये बनाया गया था कि माइक और वो छोटे हेयर वाली लड़की जो बोल नहीं सकती थी उसे घर पर रुकना होगा और बाकी सब एक्सप्लोर करके आएंगे। लेकिन माइक यहाँ पर जिद करने लगता है कि उसे भी साथ चलना है। उसे तो गन यूज करना बहुत अच्छी तरीके से आता था, वह तो उनकी और अच्छी तरीके से मदद भी करेगा। लेकिन ल्यूकस और बाकी लोग यही डिसाइड करते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पर रुकना होगा, इसीलिए अब बिना डिस्कशन किए वह सब आगे बढ़ जाते हैं और माइक और उस बूंगी लड़की को वहीं घर में रुकना पड़ता है। माइक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसे तो अपने स्किल्स दिखाने थे पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था, जैसे कि वह कोई नौकर हो। अब यहाँ कुछ देर बीत जाते हैं और अचानक माइक को कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज दूर कहीं से आ रही थी, इसीलिए माइक उसे देखना चाहता था। उस बूंगी लड़की ने उसे रोकने की भी कोशिश की कि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन माइक ने उसे अंदर बंद कर दिया और बाहर आने के लिए मना किया। माइक फिर उस आवाज के सोर्स के पास चला जाता है जो कि एक आदमी की थी और वह पूरी तरीके से नुकीले तारों के बीच में फंसा हुआ था। वह तड़प रहा होता है और मदद की भीख मांग रहा होता है। अब बेचारा माइक इस जाल को समझ नहीं पाया और धीरे धीरे उसे जाल से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। अब माइक जब उस खतरनाक आदमी के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ जाता है तो उसने माइक को पकड़ लिया और वो नुकीली तार को उसके गले पर बांधने लगा। माइक बेचारा तड़प रहा था और चिल्ला भी रहा था, पर ऑब्वियस बात है कि बाकी मेंबर्स तो दूर जा चुके हैं, वो उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। उस खतरनाक आदमी ने तार को एकदम खींचना स्टार्ट किया और माइक बेचारा बहुत ही ज्यादा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। दूसरी तरफ अब हमें ल्यूकस और उसकी बाकी टीम को दिखाया गया जो ट्रैवल करते हुए 2 कार्स के पास पहुंच चुके थे। वो कार उनके घर की बैक साइड पर रखी गई होती है जिसे ओपन करके वह चेक करने लगे। एक शॉकिंग रियलिटी पता चली कि दोनों कार की चाबियां उसमें मौजूद होती हैं, जैसे कोई पर्पसफुली चाहता हो कि वह सब कार में आकर बैठे और यहाँ से निकलने की कोशिश करे। दोनों कार को चेक करने के बाद पता चला कि किसी में फ्यूल कम है और किसी की बैटरी डाउन है। उन दोनों को ठीक करना होगा और कुछ मेंटेनेंस करने होंगे, तब जाकर वह आगे बढ़ेगी। वो
कार को अंदर से अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि कुछ क्लूज तो नहीं मिल रहे। अब अचानक ल्यूकस को एक फोटोग्राफ्स मिलती है जो कि वह ध्यान से देखने लगा। शॉकिंग बात यह थी कि यह फोटोग्राफ्स उन्हीं सारे लोगों की होती है जैसे कि वह पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं। लेकिन शक उन्हें तब होने लगा जब वो ध्यान से देख पा रहे थे कि उसके अंदर वो गड्ढे से निकला हुआ आदमी मौजूद ही नहीं होता, यानी फोटोग्राफ्स में वो है ही नहीं। जब यह सारी बातें उस अनजान आदमी को बताई जाती हैं तो वह बहुत सोच में पड़ गया और यह कहने लगा कि शायद जो फोटोग्राफ्स ले रहा होगा वो मैं ही हूँगा, इसी वजह से वह फोटोग्राफ में नहीं आया। खैर, यह रीजन सभी को एकदम वैलिड लगता है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अनजान आदमी पर शक तो था ही। तुरंत ही उस जगह पर उन्हें जितने भी इक्विपमेंट्स मिले वो उसे अपने पास रख लेते हैं। अब उस अनजान आदमी पर और ज्यादा शक कर पाते। इससे पहले वहाँ पर भागते हुए वो गूंगी औरत आ जाती है। उस औरत ने इशारा करते हुए बताया कि माइक बहुत ज्यादा खतरे में है, इसीलिए टीम के सभी लोग वेपन लेकर वहाँ से भागते हुए सीधा उन फेंसिंग के पास पहुंचे जहाँ पर वह खतरनाक ज़ॉम्बी टाइप का आदमी मौजूद था। वह सभी जब वहाँ पहुंचे तो माइक बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में था। उसका इतना ज्यादा ब्लड निकल चुका होता है कि ठीक होना बहुत मुश्किल है, यानी उसका अंतिम समय ही चल रहा था। और जब तक सभी लोग उसे सांत्वना देने के लिए आते तो माइक उन्हें कुछ इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसका दम टूट गया और वह वहीं पर मर जाता है। बेचारे सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि माइक भी उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर था। उसके पास तो कई सारे स्किल्स भी थे जो अब बेकार हो चुके हैं। अब जो खतरनाक आदमी उन फेंसिंग से बंधा हुआ था वह वापस से चिल्लाने लग जाता है। इसी चीज से परेशान होकर वह अनजान आदमी गन उठाता है और तुरंत ही उसे मार देता है। लेकिन अब यह उन सभी के लिए सिक्योरिटी रीजंस हैं कि उन्हें अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। अगर ऐसे खतरनाक लोग और मौजूद हैं तो वह उनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इसका अंदाजा उन्हें लगाना होगा और अपनी प्रोटेक्शन का इंतजाम करना होगा। अब हमें दिखाया गया कि वह अनजान आदमी उस दूसरे ग्रुप की 2 लड़कियों को कार में बिठाकर उसे चालू करने की कोशिश करता है। उन लड़कियों में तो एक का नाम जॉना था जो कि अभी भी उस अननोन आदमी के साथ होती है। उन सभी ने मिलकर कार को किसी भी तरीके से स्टार्ट किया और थोड़ी जगह पर एक्सप्लोर करने लगे, क्योंकि एक दिन का ही समय है जो वह आगे बढ़ सकते हैं। रात में काफी ज्यादा खतरा हो सकता था तो वह यह रिस्क नहीं लेना चाहते। अब कुछ देर बाद वह अनजान आदमी और जॉना नाम की वह लड़की एक बहुत ही अबंडेंट अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। यह अपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है लेकिन वह पूरी तरीके से वीरान था। अब सभी लोगों को उस अनजान आदमी का नाम तो नहीं पता था, इसीलिए वह फिलहाल के लिए उसका नाम जॉन रख देते हैं। तो जॉन जैसी नाम के उस साथी के साथ उस अबेंडेंट अपार्टमेंट के अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे उन्होंने एक खिड़की ओपन करके देखी तो पता चला कि दूसरी तरफ एक बच्चा फंसा हुआ है। लेकिन उस लड़के की नजर जब जेसी के ऊपर जाती है तो वह जोर से चिल्लाने लगा और सिर्फ यही कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वह सारे लोग यहाँ पर आकर उन्हें मार देंगे। जेसी भी काफी डर गई, इसीलिए जॉन के साथ वह पीछे हट जाती है। लेकिन अब उन्हें पता करना था कि आखिर अपार्टमेंट में फंसा हुआ बच्चा कौन है और वह किस बारे में बात कर रहा है। जॉन ने तो लगातार अब उस दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट किया जिस पर जंजीर लगी हुई थी। उसमें बहुत कठिनाइयां आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं उस बच्चे को बाहर निकालकर सच्चाई पूछने के लिए। अब जैसी जब इन चीजों को देख रही थी तो उसके सर में भी दर्द होने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई एहसास है। यह एहसास जॉन और जेसी से रिलेटेड था, पर फिलहाल कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलती। वह दोनों तो एक दूसरे को अच्छी तरीके से कंफर्टेबल फील कराते हैं। अब घर की तरफ हमें पता चला कि ल्यूकस की तबीयत खराब होती चली जा रही है। उसने तो कुछ अजीब सा खा लिया था बेसमेंट में वो सारे फूड में से, और उसे बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं। जैसे ही वह शॉर्ट हेयर वाली लड़की ल्यूकस के पास आती है तो ल्यूकस बहुत ही एग्रेसिव हो गया। ल्यूकस जल्द से जल्द उसे पकड़ लेता है और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। शॉर्ट हेयर वाली लड़की वहां से भागते हुए दूसरी तरफ आ गई और बाकी लोग ल्यूकस को लिटाकर उसका ख्याल रखते हैं। इस समय तो वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की काफी डर गई थी। उसने यही सोचा कि वो ल्यूकस से हमेशा दूर रहेगी। तभी नेथन नाम का एक और मेंबर उस शॉर्ट हेयर वाली लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या जानती हो, मुझे सब बताने की कोशिश करो। और तो और वो छोटे से शेड में मौजूद उस पागल लड़की के भी बारे में पूछ रहा था कि तुम उसे कैसे जानती हो। शॉर्ट हेयर वाली लड़की जो कि बोल नहीं सकती थी, वो नेथन को उस दूसरी औरत के पास लेकर जाती है जिसे पहले उन्होंने शेड में देखा था। फॉरेस्ट में एंटर करते ही पता चला कि वह पागल औरत वहाँ पर मौजूद नहीं है और नेथन को यह सारे जवाब चाहिए थे। इसीलिए वह अकेले ही आगे बढ़ चला उस औरत को ढूंढने के लिए। यह वैसे ही शर्ट थे जैसा कि उनके घर के पास मौजूद होता है। वहाँ कोई दिखाई तो नहीं देता, लेकिन नेथन को नीचे एक चश्मा मिला जो टूटा हुआ था। जैसे ही वह उसे अपनी आंखों पर लगाता है तो उसे कुछ विजन आने लगे। ये विजन इतने खौफनाक थे कि वह पूरी तरीके से हिल गया था। शायद उसे कुछ पता चला है जो कि थोड़ी देर में रिवील होने वाला था। अब वह शॉर्ट हेयर वाली लड़की जब घर के अंदर पहुंचती है तो ल्यूकस सोफे पर बैठकर उसे ही घूर रहा था। शॉर्ट हेयर वाली लड़की समझ गई थी कि ल्यूकस का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वह एक और बार उसके ऊपर हमला करके मारने की कोशिश करे। इसीलिए वह तुरंत ही भागते हुए अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। शॉर्ट हेयर वाली लड़की जिस जगह पर रुकी हुई थी वहाँ कई सारे खिलौने होते हैं बहुत अजीब तरीके के। वह उन्हीं से ही अपना एंटरटेनमेंट करने लगी और बिजी हो गई।
अब हमें यहाँ ल्यूकस दिखाया गया जो कि एक बेसमेंट का दरवाजा ओपन करते हुए अंदर जाता है। वह एक अलग कमरा था जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता होता। थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद वो एकदम शॉक रह गया क्योंकि उस जगह पर मॉनिटर्स लगे हुए थे और इन्हीं सारे मॉनिटर से उन सारे सीसीटीवी कैमरेज को देखा जा रहा था। यानी बाहर की तरफ जितने भी शेड्स और प्रजन बनाए गए होते हैं वहीं पर सीसीटीवी कैमरा थे और इस बेसमेंट के यहाँ से उन्हें मॉनिटर किया जाता था। यानी ल्यूकस को वह जगह मिल चुकी है जिसकी तलाश वह शुरुआत से ही कर रहे थे। इसी जगह पर वह अनजान आदमी हो सकते हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ पर कैद किया है। थोड़ी देर तक और ज्यादा सर्च करते ही उसे एक खुफिया दरवाजा मिला। वो उस दरवाजे के और अंदर चले जाता है तो पता चला कि वह तो एक लेबोरेटरी है जिसमें कई सारे इंसानों के दिमाग निकाल कर रखे गए हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें थीं जो ल्यूकस का पूरी तरीके से हाल बेहाल करके रख देती हैं। इंसानों के कटे हुए अंग और ऐसे भी एक्सपेरिमेंट की चीजें जो दिखाई नहीं जा सकती। थोड़ी देर तक वहाँ सर्च करने के बाद ल्यूकस को एक कैमरा मिलता है जिसे वह ओपन करके चेक करने लगा। उसमें वह साफ देख पा रहा था कि वहाँ पर जॉन है जो एक वैज्ञानिक था और वो कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ तक कि वीडियो में ल्यूकस ने खुद को भी देखा कि जॉन उसके ऊपर कई सारे इंजेक्शन अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। यानी वह समझ चुका था कि इन चीजों के पीछे जॉन नाम का वही अनजान आदमी है। ल्यूकस को किसी भी हालत में बाकी मेंबर्स को यह सच्चाई बतानी थी, इसीलिए वह तुरंत बाहर निकलता हुआ सारे प्रूफ को जमा कर लेता है और जल्द से जल्द अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास जाने लगता है। हमें तो अब यहाँ कार के अंदर जॉन और जेसी को दिखाया गया जो कि वापस लौट रहे थे अपने घर की तरफ। अब उन्हें भी नहीं समझा कि वो बच्चा कौन था और मिस्टीरियस चीजें जो उनके साथ हो रही हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है या फिर नेचर उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। थोड़ी देर तक ट्रैवल करते ही अचानक पता चला कि उनके कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है। अब पेड़ के इस तरीके से गिरने की वजह से वह कार आगे तो नहीं लेकर जा सकते, इसीलिए दोनों कार के नीचे उतरकर कुछ देखने लगते हैं। अब साइड से उन्हें कुछ आवाज आने लगी जैसे कि कोई पेड़ काट रहा है। वह जब थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला कि उस जगह पर कई लोग मौजूद हैं जिनके चेहरे काफी अजीब थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, ना कोई इमोशन और ना ही कोई ह्यूमन बिहेवियर। वो सभी किसी न किसी तरीके से बीमार दिखाई दे रहे थे जैसे कोई ज़ॉम्बी। अब प्रॉब्लम की बात यह हो गई कि जॉन को कुछ पता नहीं था और वह उनसे मदद मांगने के लिए उनके सामने चला जाता है। जैसे ही वह सारे ग्रुप के लोगों ने उन्हें देखा तो वह उनकी तरफ भागने लगे। उनके पास हथियार और कई वेपन्स भी थे जिससे वह शायद उनके ऊपर अटैक करेंगे। जॉन और सेरेन इससे काफी ज्यादा डर गए और तुरंत ही कार में बैठकर वहां से भागने लगे। जॉन ट्राई कर रहा था कि कार चालू हो जाए लेकिन वह चालू नहीं होती, इसीलिए वह कार से उतरकर सेरेन को स्टीयरिंग व्हील संभालने के लिए कहता है और वह सामने की तरफ से कार को पीछे धकेलने लगा। इससे एटलीस्ट वह सारे इन्फेक्टेड लोगों से बच जाएंगे। जॉन और जेसी जैसे ही कार को पीछे ले रहे थे तब अचानक एक मोमेंट ऐसा आता है जब सभी पागल लोग रुक गए थे। वो जरा भी आगे बढ़ नहीं रहे होते। अब यह क्यों हुआ? जब जॉन और जेसी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उन्हें एक पेड़ के ऊपर कुछ इंसान लटके हुए दिखाई दे रहे थे। अब इसका रिलेशन इन पागल लोगों से क्या था और वह इनकी वजह से क्यों नहीं आगे बढ़ रहे यह तो उन्हें नहीं समझता। पर इतना क्लियर हो गया कि उन पागलों का इलाका वहीं पर है। कार को चालू करके जल्द से जल्द जॉन और जेसी अपने घर के पास पहुंचते हैं। लेकिन अब हमें दिखाया गया कि ल्यूकस सामने की तरफ खड़ा हुआ है गन लेकर, क्योंकि उसे जॉन के बारे में सच्चाई जो पता चली है। ल्यूकस ने तो जॉन के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश की। बेचारा जॉन को तो ये पता भी नहीं था कि उसने क्या गलती कर दी है। लिक्स तो जल्द से जल्द जेसी को वह प्रूफ दिखाता है, यानी कि वीडियो कैमरा जिसमें सब कुछ पता चल रहा था कि कैसे जॉन एक वैज्ञानिक है और उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जेसी भी यह जानकर एकदम दंग रह गई। वह सभी अपने हाथों के ऊपर देख रहे थे कि कैसे वहाँ इंजेक्शन के निशान हैं। जॉन बेचारा यहाँ पर कुछ बोल पाता है। इससे पहले ल्यूकस ने उसके सर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में काफी हीट अप मोमेंट क्रिएट होता है, पर अब जॉन बेहोश हो चुका था। ल्यूकस तो अब जॉन को घसीटता हुआ उसी गड्ढे के पास लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। यानी ल्यूकस अब जॉन को उसी गड्ढे में वापस फेंकने का प्लान कर रहा है। थोड़ी देर बाद जॉन को जब होश आता है तो वह उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, शायद उसे सच्चाई पता करके कुछ डिसीजन लेना चाहिए। पर ल्यूकस मानो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने सीधा जॉन को उस गड्ढे में फेंक दिया जिसके सर पर काफी चोट भी लगती है। लेकिन इसी चोट की वजह से उसे कई सारे विजन याद आने लगे थे। विजन के अंदर वह एक लेडी को बार बार देखता जा रहा था। अब जॉन जब गड्ढे के अंदर अपनी आंखें खोलता है तो सामने एक लेडी पड़ी हुई थी जिसकी बॉडी पर वही वाटर एनिमल का टैटू बना हुआ था। यानी यह वही लड़की है जिसे उसने अपने विजन में देखा है। अब ल्यूकस, जिसकी हालत पहले से खराब लग रही थी, वह सीधा ट्रैवल करते हुए घर में आया। जेसी और वो शॉर्ट ठहर वाली लड़की वहाँ पर मौजूद थी और उससे पूछते हैं कि नेथन कहाँ पर गया। लेकिन इन चीजों के बारे में ल्यूकस को नहीं पता होता। उसने सीधा कह दिया कि मैंने जॉन को गड्ढे में फेंक दिया है और उसे कुछ समय में मार दूंगा। जेसी तो ल्यूकस को इतना समझाती है कि जब तक सब क्लैरिटी ना मिल जाए हम किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते। पर यहाँ ल्यूकस का बिहेवियर और ज्यादा बेकार होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता है कि वो भी उन्हीं सारे अनजान लोगों की तरह बनता जा रहा है और
वह पागलों की तरह भी बिहेव कर रहा था। जब वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की थोड़ा पास आती है तो पता चला ल्यूकस ने उस पर भी हमला कर दिया है। वो वहाँ से भागने लगती है और ल्यूकस उसका पीछा करता है मारने के लिए। जैसी भी समझ गई, इसीलिए उसने गन उठाया और ल्यूकस को पकड़ने चली जाती है। एक समय पर ऐसा लगा कि वो शॉर्ट हेयर वाली लड़की भी मारी जाएगी, पर जैसी ने फायर करके उसे बचा लिया। ल्यूकस तो अपनी जान बचाकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। वह शॉर्ट हेयर वाली लड़की अब सीधा पहुंचती है उसी गड्ढे के अंदर और रस्सी फेंककर जॉन को बाहर निकालती है। देखकर लग रहा था कि उस लेडी को पहले से ही कुछ पता है, लेकिन वो किसी को भी अपनी बातें बता नहीं पा रही। ल्यूकस को भी अब शायद कुछ याद आया होता है और इन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए वह सीधा पहुंच गया उस अबंडन अपार्टमेंट में जहां पर उसने ताला तोड़ने की कोशिश की थी और अंदर की तरफ एक लड़का मौजूद था। वह उससे पूछना चाहता है कि आखिर वह किन लोगों के बारे में बात कर रहा था कि वह आने वाले हैं। जॉन जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर करता है तो उस जगह पर एक आदमी और औरत भी थे। वह पूरी तरीके से इन्फेक्टेड थे और पागलों की तरह बिहेव करते हैं। जॉन जल्द से जल्द उनके ऊपर पॉइंट कर देता है और अचानक उसकी गाड़ी की चाबियां नीचे गिर गईं। एक पागल औरत सीधा उस चाबी को उठाकर अपने मुंह में डाल देती है। अब जॉन के पास कोई और वे नहीं था, क्योंकि वह गाड़ी के बिना यहाँ से जा तो नहीं सकता, इसीलिए वह उसे शूट करके खत्म कर देता है। कैसे भी करके उसने अपनी चाबियां एक्वायर की और सीधा गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगा। अब बहुत रात हो चुकी थी, जिसमें सामने की तरफ वो देख पा रहा था कि वही लड़का अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से दूर जा रहा है। गाड़ी के अंदर उन्होंने कुछ फैमिली मेंबर्स को बंद करके रखा हुआ है, जिन्हें वह बाहर नहीं निकालना चाहते। जॉन जब पास में जाता है तो वह उसे भी गन पॉइंट करके वहाँ से निकल जाते हैं, यानी उनके भी कुछ मेंबर्स पूरी तरीके से इन्फेक्टेड होकर पागल हो गए थे। अब यहाँ जॉन जैसे ही उस कार के पास आकर कुछ बॉक्स को देखता है, तब जाकर उसे कुछ याद आने लगा। उसके अंदर बहुत सारे ट्यूब रखे गए थे जिसमें किसी चीज का एंटीट्यूड होता है। इन चीजों के बाद पता नहीं कैसे जॉन के दिमाग में बहुत सारी यादें घूमने लगी और उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है। इसके बाद जॉन यह पूरी तरीके से समझ गया कि वो एक वैज्ञानिक था कुछ समय पहले, और इस फॉरेस्ट में जो भी लोग पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हैं वह एक महामारी के कारण हुए थे। एक ऐसी महामारी जो लोगों को पूरी तरीके से पागल बना देती और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करके एक दूसरे पर हमला कराती। और जॉन तो एक वैज्ञानिक था जिसे काम दिया गया होता है कि वह इस जगह पर आकर इस बीमारी का एंटीडोट बनाए। शायद उसने वह दवाई बना भी ली होती है। उन चीजों के साथ उसे एक फॉर्म भी मिला जो मिलिट्री फोर्सेस का था, यानी मिलिट्री द्वारा ऑफिशियली जॉन को हायर किया गया होता है इस पर काम करने के लिए। और जितने भी लोग शहर में इन्फेक्टेड हुए थे उन्हें यहाँ गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया ताकि जॉन अपनी उस पूरी टीम के साथ इन पर एक्सपेरिमेंट करके दवा बना सके। और जो 18 तारीख बताई गई थी वो उतने दिनों का समय उन्हें दिया जाता है ताकि वह दवाई बनाए। यो बवियस बात है कि जॉन अगर अपनी टीम के साथ दवाई नहीं बना पाया तो मिलिट्री फोर्स यहाँ आ जाएंगी। तो मिलिट्री फोर्स 18 तारीख को यहाँ आकर जितने भी लोग हैं सभी को मार देंगे, क्योंकि इससे उनका मतलब होगा कि जॉन अपनी टीम के साथ दवाई बनाने में कामयाब नहीं हो पाया और वो यह रेस नहीं ले सकते कि यह पेंडेमिक चारों तरफ फैले। जॉन को इतना तो याद आ रहा था कि उसने दवाई बना ली है, लेकिन जब उसने अपने एक साथी को दवाई लेकर मिलिट्री फोर्सेस के पास जाकर बताने के लिए कहा तो पता चला कि सामने की तरफ वह आदमी मरा हुआ था। यानी फोर्सेस तक यह बात पता ही नहीं है कि उसने दवाई बना ली है और वह कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं उन सभी को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ वह एक फोटोग्राफ देखता है जो जैसी की थी। अब जॉन वहाँ से जा पाता तब तक वहाँ ल्यूकस आ जाता है जो उसके ऊपर टूट पड़ा। जॉन कैसे भी करके अपनी जान बचाता है और साइड में पड़े हुए एक पत्थर को उसके सर पर मारकर उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ घर की तरफ जब नेथन जैसी के पास बढ़ रहा था तो शायद लगता है कि उन्हें भी सब कुछ याद आ चुका है। नेथन जॉन का भाई था और जैसी उसकी गर्लफ्रेंड, वो सभी लोग वैज्ञानिक होते हैं और एक साथ वो इस आइलैंड पर आए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने वैक्सीनेशन अपने अपने बॉडी में भी इंजेक्ट कर ली होती है, लेकिन एक टेस्ट सब्जेक्ट जिसके ऊपर वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वह आजाद हो गई और उन पर अटैक कर दी। जॉन को जानबूझकर उस औरत को मारना पड़ता है और उसे ही वह घसीट कर गड्ढे में लेकर गया। इसके ही विजन उसे आया करते थे, लेकिन उस समय गड्ढे के पास कुछ और लोगों ने जॉन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था। दवाई का एक साइड इफेक्ट हुआ कि वह सभी अपनी याददाश्त भूल गए थे और सारी चीजें उसी जगह से स्टार्ट हुई थी। अब थोड़ी ही देर में उन सभी को आवाज आने लग जाती है कि मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए जॉन जल्द से जल्द अपने घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मिलिट्री फोर्सेस अब रुकने नहीं वाली, वह जिसे भी देखेंगे शूट कर देंगे। नेथन जब घर के बाहर गया ऑफिसर्स को समझाने के लिए तो उन्होंने उसे भी शूट कर दिया था। जॉन के सामने उसके भाई को मार दिया गया। जॉन अब अगले मोमेंट में तुरंत ही जेसी के पास आता है और उसे बिना आवाज किए वहां से लेकर जाने लगता है। उसके ऊपर तो एक पागल औरत ने हमला भी किया जिससे जॉन शूट करके उस गड्ढे के पास लेकर गया। ऑफिसर को समझाने का कुछ फायदा नहीं था, इसीलिए वह दोनों उस पूरे डेड बॉडी के बीच में कूद जाते हैं जैसे बहुत ज्यादा घायल थी। इसीलिए जॉन ने सबसे पहले उसे इंजेक्शन दिया और खुद के बॉडी में भी लगाया। देख कर लगता नहीं कि जैसी बच पाएगी, पर जॉन उसे दिलासा
दिलासा देता है कि एक बार सब ठीक हो जाए तो वह बाहर निकल जाएंगे। वो मरने का नाटक करते हैं और ऑफिसर जितने भी लोगों को मार रहे थे उन्हें गड्ढे में फेंक देते हैं। और जब कुछ समय बाद जॉन अपनी आंखें खोलता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को मरा हुआ पा रहा था। यानी कहा जा सकता है कि वही सिचुएशन फिर से आ गई है। वैक्सीन के कारण वह सब कुछ भूल चुका है और उसे पीछे की कोई बात नहीं याद। थोड़ी ही देर में वही गूंगी लड़की जॉन को बाहर निकालती है और वह लोग इतने मरे हुए लोगों को एक साथ देख रहे थे। क्या पता यह पेंडेमिक खत्म होगा कि नहीं, लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।